वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल मैं आज एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और वो है साइंस से, क्योंकि कमेंट्स में आ रहे थे कि साइंस को कुछ मैं पढ़ा दूं, तो इसलिए मैंने साइंस का एक चैप्टर उठाया हुआ है और उस चैप्टर से मैं पूरी तरह से पूरा क्लियर करा दूंगा। 15 से 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो आज का जो चैप्टर मैंने लिया हुआ है वो है ध्वनि से। ध्वनि से संपूर्ण अध्ययन हम लोग करेंगे और उस संपूर्ण अध्ययन में आप लोग देखिएगा कि सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग एक हेडिंग डालते हैं ध्वनि। यहाँ से चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो ध्वनि से सारे फैक्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहला फैक्ट जो हमारा बनेगा, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्घ्य होता है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है। दूसरा फैक्ट हम लोग देखेंगे कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अपश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है वो कितनी होती है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे। 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को, आवृत्ति वाली तरंगों को हम क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, और इसको हमारा काम नहीं सुन सकता, यानी कि हम लोग इसको नहीं सुन सकते हैं। तीसरा फैक्ट देखें ध्वनि से, जो IMP है एग्जाम के दृष्टिकोण से, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि तरंगों को श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन किया गया है कि कितने हर्ट्ज से लेकर के कितने हर्ट्ज तक के बीच की तरंगों को श्रव्य ध्वनि तरंगों के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे हमारा कान सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। चौथा फैक्ट हमारा बनेगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन करता है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का जो की आवृत्ति कितना होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 20 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है। और इस यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं, जिन फैक्ट को देखना हमारे लिए IMP है। ये 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति की तरंगे होती हैं, इन तरंगों को भी हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये इसको सुन सकते हैं। चमगादड़ तो एक ऐसा जीव है जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे खुद उत्पन्न करता है। चूंकि अंधेरे में वो उड़ता है, तो उससे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं और अवरोध से टकरा करके फिर उसके पास वापस चली जाती हैं, इसलिए वह देख भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी अंधेरे में आसानी से उड़ लेता है। यही इसका रीजन होता है। ठीक है। अब पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कई उपयोग हैं जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ उपकरण जानते हैं, जैसे कि सोनार। एक सोनार नामक उपकरण है जिससे क्या पता लगाया जाता है, समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमारा ऑप्शन जाता है कि समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, और सोनार से जो तरंगे उत्पन्न की जाती है वो पराश्रव्य तरंगे ही होती है। जैसे कि सोनार हो गया, ड्रिफ्टर भी होता है एक, ड्रिफ्टर, ट्राउलर,
ट्राउलर। और हमारा जो अल्ट्रा साउंड होता है इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमको याद करके रखने हैं, समझ करके रखने हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। अब पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कई उपयोग हैं, जैसे कि एक उपयोग में हम देख सकते हैं कि दूध से कीटाणुओं का विनाश करने में कीटाणुनाशन में। दूसरा, कई तरह के प्रयोग होते हैं इसका। दूसरा, ट्यूमर और अनेक बीमारियों का पता लगाने में। अनेक बीमारियों का, कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो पेट से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां होती है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो कई तरह की बीमारियों का पता लगाया जाता है। ट्यूमर, जैसे कि मस्तिष्क में ट्यूमर, उसका और अनेक प्रकार की बीमारियों का पता लगाने में हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद संकेत भेजने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संकेत भेजने में, ठीक है, कई तरह के इसके प्रयोग होते हैं, जैसे कि कपड़ों में अगर धब्बा लग गया है किसी प्रकार का तो उसको हटाने के लिए भी हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कई इसके यूज होते हैं, तो इसको हमको याद करके रखना है। जैसे कि गठिया रोग होता है, उसका उपचार करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उपचार में। ठीक है, और चौथा अगर देखें तो कई प्रकार के कीटाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है, कई प्रकार के कीटाणुओं और जीवाणुओं को भी किसी चीज में अगर है तो उसको पराश्रव्य ध्वनि तरंगे गुजार करके क्या किया जाता है, उसका नाशन किया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कई सारे उपयोग हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड और सोनार वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, तो इसको आप लोग रख करके रखिएगा। ठीक है, तो श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है और इसके उपयोग क्या है, ये बहुत ही आईएमपी है। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब अगला फैक्ट देखा जाए, ये जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं इसको उत्पन्न कैसे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अगला फैक्ट अगर देखा जाए तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सबसे पहले गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। ठीक है, दूसरा फैक्ट देखें, इस प्रकार की तरंगों को, यानी पराश्रव्य, इस प्रकार की तरंगों को ताप विद्युत प्रभाव द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था, तो हमारा वैसे तो नेचुरली उत्पन्न होती है, लेकिन कृत्रिम रूप से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने उत्पन्न किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। और अगर इस प्रकार की तरंगों को किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ताप विद्युत प्रभाव द्वारा भी इस प्रकार की तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। एक कीवर्ड है, इनको आपको याद करके रखना है। ये जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है, इसका अगला फैक्ट क्या है, तीसरा फैक्ट देखते हैं
इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा अत्यधिक होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। ठीक है, तो श्रव्य अपश्रव्य पराश्रव्य ध्वनि तरंगों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? आवृत्ति अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कैसे होती है? छोटी होती है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको एकदम से आपको अपने माइंड में फैक्ट करके रखना है। अब अगर चौथा फैक्ट देखा जाए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। अब देखिए इसमें कीवर्ड्स क्या है? इसमें कीवर्ड्स है प्रत्यास्थता और दूसरा कीवर्ड्स क्या है? घनत्व। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। यानी कि किसी अगर क्वेश्चन करता है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो जो माध्यम होगा उसकी प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी इस पर निर्भर करेगा और उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। घनत्व क्या है? अधिक है, कम है, तो कैसा होगा? ध्वनि की चाल कैसी होगी? इसको आगे हम लोग देख लेंगे। पहले प्रत्यास्थता और घनत्व, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, इनको याद करके हमको रखना है। ठीक है, अब ध्वनि की चाल पर देखा जाए, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ध्वनि चल रही है, उसके दाब को अगर आप बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटेगी, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि उसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब बढ़ाने पर। ये भी VIMP फैक्ट है, ये हमको याद करके रखना है। दाब बढ़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छठा फैक्ट अगर देखा जाए, ध्वनि की चाल ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये वाला फैक्ट IMP है, यानी कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर ताप बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल क्या होती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी IMP है। वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकेंड होती है। ये भी IMP फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 332 मीटर सेकेंड होती है। ठीक है, अगला देखें, एक फैक्ट और यहां पे देख लेते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ध्वनि की चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन
आवृत्ति वही रहती है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है ये, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। मान लीजिए किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ध्वनि का प्रवेश होता है तब ध्वनि की चाल जो है क्या होती है, ध्वनि क्या क्या परिवर्तन होता है, ध्वनि कहाँ गया, ध्वनि की चाल में परिवर्तन हो सकता है, घट या बढ़ सकती है, उसके तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि का क्या चेंज नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आवृत्ति। उसकी तरंग दैर्घ्य चाल सब कुछ बदल जाएगी लेकिन उसकी आवृत्ति वही रहती है। तो ये 3 कीवर्ड्स है, इनको आपको याद करके रखना है। चलिए मिटाते हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है। इसलिए नम वायु में या नम वातावरण में ध्वनि की चाल अधिक व शुष्क वायु में कम होता है। ये वाला फैक्ट भी हमको याद करके रखना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बारिश हो रही हो, बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में कोई ध्वनि रेल की सीटी अगर कहीं दूर से बज रही है तो वह हमारे पास ज़्यादा तेज सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है, यही घनत्व ही इसका कारण है। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखें। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। ये आरोही क्रम है, यानी कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा क्या किस में होगी, ठोस में होगी, फिर इसके बाद द्रव में होगी, यानी पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, और सबसे कम किस में होगी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गैस में होगी, तीसरे नंबर पे गैस आता है। ठीक है, और कभी कभी पूछा गया है ठोसों में लोहा पारा द्रव है और हीरा वगैरह वगैरह करके पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल हमको ये वाला क्रम, हमको आरोही क्रम याद करके रखना है। लोहे में होगी, लोहे में सबसे ज्यादा, दूसरा एल्यूमिनियम में फिर है, ठीक है, ये होगा, और तीसरा फिर इसके बाद हीरे में होगी। ठीक है, तो ये वाला क्रम भी हमको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के लक्षण कौन कौन से हैं, तो 3 लक्षण होते हैं। 3 में पहला क्या है, प्रबलता। एक है प्रबलता, दूसरा क्या है, तारत्व, यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्या है, गुणता। ये ध्वनि के लक्षण। अगर क्वेश्चन करता है ध्वनि के कितने लक्षण, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 लक्षण है, और इसमें अगर तीनों में एक 4 दूसरा अलग से दे देगा तो पहला प्रबलता है, दूसरा तारत्व और तीसरा गुणता है। अब प्रबलता, तारत्व और गुणता 3 को कॉन्सेप्चुअल हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रबलता की तरफ चलते हैं। प्रबलता के कारण
के कारण ध्वनि तेज या धीमी, मंद जिसको कहते हैं, तेज या धीमी सुनाई देती है, सुनाई देती है। अब यहां से भी क्वेश्चन किया गया है, प्रबलता का मात्रक फोन है, आईएमपी फैक्ट है। अच्छा देखिए, प्रबलता के कारण ही कोई ध्वनि हमको तेज या धीमी सुनाई देती है। तो अगर क्वेश्चन करता है कि ध्वनि का तेज या धीमी सुनाई देना किसके कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रबलता के कारण होता है। और प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फोन। फोन से आप लोग बहुत आराम से इसको याद करके रख सकते हैं। अगला देखें, ये वाला तो बहुत ही आईएमपी है, तारत्व वाला। यहां से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तारत्व, ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है। ठीक है, अगला फैक्ट इसी में बनता है कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अधिक होने पर, अगर आवृत्ति अधिक है तो तारत्व अधिक होगा, तारत्व अधिक। अगर आवृत्ति कम है तो तारत्व कम। अब ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। अगर देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्वनि का वह गुण है, तारत्व ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है। तो क्वेश्चन करता है कि ध्वनि पतली या मोटी किसके कारण सुनाई देती है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा तारत्व के कारण सुनाई देती है। प्रबलता के कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है। इसको हमको इसमें जो अंतर, इसको याद करके रखना है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन किया गया है कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आवृत्ति अधिक होता है तो क्या तारत्व भी अधिक हो जाता है। आवृत्ति अधिक है तो तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। आवृत्ति कम है तो तारत्व क्या होगा, कम होगा। और अगर आवृत्ति अधिक है, तारत्व अधिक होगा। और जब तारत्व अधिक होता है तो ध्वनि कैसी सुनाई देगी, ध्वनि पतली होगी। ठीक है, और अगर तारत्व कम है तो ध्वनि कैसी होगी, मोटी होगी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट तारत्व और वगैरह को एकदम से ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। मिटा करके अगला फैक्ट देखा जाए। आज ध्वनि वाले चैप्टर से पूरी तरह से क्लोज कर देंगे इसको आज। तीसरा जो लक्षण है वो है गुणता। गुणता, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान प्रबलता व गुणता वाली ध्वनियों में अंतर होता है। ये कॉन्सेप्चुअल है। हमने तारत्व को देख लिया और
प्रबलता को देख लिया था। गुणता क्या, ध्वनि का बल लक्षण है ध्वनि, जिसमें क्या होता है कि समान प्रबलता, अगर किसी ध्वनि की प्रबलता समान प्रबलता है और उसकी गुणता भी क्या है, समान है, अगर उनमें भेद करना होता है, उनमें अंतर किसके कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये गुणता के कारण होता है। कॉन्सेप्चुअल है, इसको आपको याद करके रखना है। एक, अब आगे चलते हैं, 3 लक्षण हमने देख लिया। प्रतिध्वनि, कभी कभी प्रतिध्वनि होता है जिसको इको साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिध्वनि में, जैसे बंद किसी कमरे में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमने मैदान में भी देखा होगा कहीं पर, कि हम एक आवाज़ देते हैं तो हमको अपनी आवाज़ 2 बार सुनाई देती है, प्रतिध्वनि के कारण ही होता है। तो प्रतिध्वनि का मतलब ये होता है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत से टकराने वाले बिंदु से ध्वनि का वापस आना तथा सुनाई देना प्रतिध्वनि है। ठीक है, प्रतिध्वनि है, इसको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही, इससे सबसे ज्यादा एमपी फैक्ट ये बनता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच 17 मीटर का अंतर होता है। एक और दूसरा, कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। सारे आईएमपी फैक्ट है, इनको ध्यान में रखना है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक तल के बीच, यानी यहां से मैं बोल रहा हूं और जहां से ध्वनि परावर्तित हो रही है, टकरा रही है, उनके बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितने मीटर की? ऑप्शन हमारा जाएगा 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद इस वाली कुछ और फैक्ट है ध्वनि से, उसको देख करके इस क्लास को खत्म करेंगे। चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अनुनाद, ध्वनि का अनुनाद किसको बोला जाता है? अनुनाद जब ध्वनि नहीं, जब, हाँ ठीक है, ध्वनि के कारण ही तो कंपन उत्पन्न होता है। जब ध्वनि के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति 'चालक बल' के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो वह वस्तु बहुत अधिक
आयाम से कंपन करने लगती है, इसे ही अनुनाद कहा जाता है, इसे ही अनुनाद कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब ध्वनि के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है, इसे ही अनुनाद कहा जाता है। यानी अनुनाद के लिए अत्यधिक आयाम जो है जिम्मेदार होता है। अनुनाद के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आयाम जिम्मेदार होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पुलों पर, खासकर जो लकड़ी के पुल वगैरह हैं जो थोड़ा कमजोर होते हैं, वहाँ पे सैनिकों को जिस प्रकार से वो चलते हैं कदम से कदम मिला करके न चलने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके कदमों की जो स्वाभाविक आवृत्ति है और पुल के कंपन की जो आवृत्ति है क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी और बहुत मतलब अधिक आयाम उत्पन्न हो जाएंगे और पुल टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए सैनिकों को ऐसा करने से मना किया जाता है। ठीक है, तो अनुनाद यही होता है और सैनिक वाला ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब व्यतिकरण, ध्वनि का एक विशेषता इसका व्यतिकरण है। व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि का पुनः वितरण हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। व्यतिकरण किसको कहते हैं? जब समान आवृत्ति, ये ध्यान में रखना है, जब समान आवृत्ति या आयाम, जिसकी आवृत्ति समान हो या आयाम समान हो ध्वनि की, ऐसी तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि का पुनः वितरण हो जाता है, इसे ही व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि उस बिंदु पर पहुंच करके ध्वनि का क्या होता है? वितरण होता है। मतलब वितरण का मतलब बंटना होता है। दो प्रकार का वितरण होता है, एक को संपोषी वितरण कहते हैं या व्यतिकरण कहते हैं, और दूसरे को विनाशी वितरण या व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि संपोषी व्यतिकरण क्या है, वितरण क्या है, या विनाशी वितरण या व्यतिकरण क्या है। तो संपोषी में देखें, जब दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक कला का मतलब फेज, एक फेज में पहुंचती हैं, एक फेज में पहुंचती हैं तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, अच्छा अगला देखें, ये अनुनाद हो गया पहला, व्यतिकरण दूसरा। व्यतिकरण में ही ये
संपोषी व्यतिकरण था। अब ख में देखेंगे विनाशी व्यतिकरण। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में, विपरीत फेज में, कला में पहुंचती हैं तो ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है। ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये रहा हमारा संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि का पुनः वितरण हो जाता है। ध्वनि के पुनः वितरण होने को ही हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण मेनली दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? अगर क की बात करें तो जब दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक कला यानी एक फेज में पहुंचती हैं तो वहां पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। जब तीव्रता अधिकतम होती है तो संपोषी व्यतिकरण होता है। और जब यदि दोनों तरंगे ख अगर देखा जाए तो यदि दोनों तरंगे विपरीत कला या फेज में पहुंचती हैं तो व्यतिकरण कैसा, तो ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता को विनाशी व्यतिकरण और ध्वनि की अधिकतम तीव्रता को संपोषी वितरण कहा जाता है। कॉन्सेप्ट के साथ अगर ये चीजें आपको पता रहेंगी तो आराम से आप इसको कर ले जाएंगे, चाहे जैसे भी पूछा जाए। ठीक है, थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं, इस क्लास को खत्म करते हैं। हाँ, एक है हमारा ध्वनि से ही प्रघाती तरंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रघाती तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ देख लेते हैं। जब ध्वनि की चाल पराध्वनिक होती है, पराध्वनिक होती है यानी कि कैसी? पराश्रव्य ऐसी होती है तो वह अपने पीछे शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ देती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही प्रघाती तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रघाती तरंगे कहा जाता है। यही जो शंक्वाकार विक्षोभ है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रघाती तरंगे कहते हैं। और शंक्वाकार विक्षोभ के लिए कौन जिम्मेदार है? पराश्रव्य या पराध्वनिक तरंगे, ध्वनि तरंगे ये जिम्मेदार होती हैं। तो फिलहाल सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं। तीव्रता और जो हम लोग अभी तारत्व वाला पढ़ रहे थे तो वहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको यहीं पर देख लेते हैं कि मच्छर की भनभनाहट जो होती है और शेर की दहाड़ किसका तारत्व अधिक है। ठीक है, तो हमने पीछे देखा हुआ है कि जिसका आवृत्ति अधिक होती है उसका तारत्व अधिक होता है और वह ध्वनि पतली सुनाई देती है। यानी कि इसकी आवृत्ति और तारत्व दोनों क्या है? आवृत्ति मच्छर की भिनभिनाहट की, यहाँ लोग गलत कर जाते हैं। आवृत्ति और तारत्व दोनों जो है क्या है? इसकी अधिक है। इसीलिए मच्छर इसकी ध्वनि क्या होती है? तेज सुनाई देती है, अरे पतली सुनाई देती है, पतली सुनाई देती है। ठीक है, और शेर की दहाड़ कैसी सुनाई देती है? मोटी सुनाई देती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि शेर के दहाड़ की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति और प्लस तारत्व दोनों क्या होता है? कम होता है।
इसलिए इसकी दहाड़ जो है मोटी सुनाई देती है। तो इस कन्फ्यूज़न को कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, तो इसको आप लोग सही करके रखिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैंने ध्वनि से सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर करा दिए हैं। कल भी मैंने, परसों भी मैंने, 2-3 दिन पहले भी मैंने फिर से एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, और वीडियो मैं बाकी अपलोड करता रहूँगा। फिलहाल एक बार मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए। ध्वनि वाले चैप्टर से कुछ आईएमपी फैक्ट थे जिसको मुझे फिर से अपलोड करना पड़ रहा है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा है कि पत्तियों की सरसराहट में ध्वनि का स्तर कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है 10 डेसिबल। फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता का स्तर कितना होता है, 30 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत में कितना होता है, 60 डेसिबल होता है। जोर से चिल्लाने का कितना होता है, 90 डेसिबल होता है। ध्वनि की आवृत्ति के मापन की जो इकाई है वो हर्ट्ज है, VIMP है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता का स्तर कितना है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 75 डेसिबल है। और आवासीय क्षेत्र में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो ध्वनि तीव्रता का स्तर निर्धारित किया है वो 55 डेसिबल है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार है। अब WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि तीव्रता का स्तर दिन में कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। एग्जाम में खूब पूछा है। और रात में कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। हमारे यहाँ ध्वनि पर रोकने का कार्य कौन करता है ध्वनि पे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक या कप्तान होते हैं वो रोकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे फैक्ट थे, इनको भी आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। ध्वनि से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें और भी पूछता है एग्जाम में, जैसे कि अगर तीव्र ध्वनि का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कई बार हम लोग देखते हैं कि आंखों में जलन, आंखों से संबंधी कई समस्याएं हो जाती हैं। रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, रक्तचाप संबंधी समस्या हो जाती है, हृदय संबंधी समस्याएं हो जाती है। कुछ तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं जो कि मस्तिष्क के अंतर्गत ही आता है वो भी हो जाती हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं शारीरिक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ध्वनि से। प्लीज़ ये सारे आप पूरा नोट्स बना लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करना एकदम से मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।